हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा कि एक सीरीज़ मैंने चलाई थी जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। और जैसा कि आप इसके फ्रंट पेज पर देख रहे हैं, HECI, जिसे हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये क्या है और इसे क्यों लाया गया? क्योंकि जब आपने देखा कि जब हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि जितने भी हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बरकरार रखते हैं, तो उनको क्या था कि सारी एजुकेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में को जो है कवर करने के लिए अलग अलग जो है विभाग बना दिए गए थे, अलग अलग एजेंसीज बना दी गई थी। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करे, अपने हाथ में रखे। तो वहां पर सुझाया गया HECI का नाम, HECI का नाम, जिसका मीनिंग फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके 2 दिन बाद ही लोकसभा में इसी का एक बिल पेश किया गया, जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से एक बिल पेश किया गया। और जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया था, इसका थोड़ा सा नाम सिर्फ उन्होंने यही बदल दिया कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। इसका नाम वर्तमान समय में उन्होंने ये रख दिया है। पहले नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसमें इसका HECI के नाम से इसको प्रपोज्ड किया गया था। अब ये नाम रहेगा नहीं रहेगा या क्या होगा, वो इन फ्यूचर की बात है, पर हमें ये समझना है कि HECI क्या है। और इसका जो वर्तमान समय में लोकसभा में जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उन्होंने इसका नाम जो अपने लोकसभा बिल में पेश किया, उसका नाम था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HECI क्या है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, और इसको समझने के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है वो भी सेम है, बस नाम में अंतर है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा उच्च शिक्षा आयोग, जिसे HECI के नाम से जाना जाता है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या और इसमें क्या क्या रहने वाला है। HECI भारत के शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित एक नियामक रेगुलेटरी है, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है कि शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना और उसकी जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, उसको बढ़ावा देना। अब इसका आधार क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर, जिसका लक्ष्य है एक एकीकृत सशक्त उच्च शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना या उसको बनाना। इसीलिए जो UGC है वो इसमें आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। और साथ ही साथ जो UGC की जो शक्तियां हैं, क्यों आवश्यकता हुई, यहां पर हम समझ लेते हैं इसकी चुनौतियां क्या थी और इसके विवरण को हम समझ लेते हैं इस श्रेणी के माध्यम, इस टेबल के माध्यम से। वास्तविक तौर पे जो HECI है वो 3 प्रकार की एजेंसीज को अपने अंदर कवर करेगा, और इसके अलावा और भी जो एजेंसीज है वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। पहला है आपका UGC, दूसरा है आपका AICTE और NCTE। UGC जो हायर एजुकेशन को पूरा कंट्रोल करती है, AICTE जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसको, या अभियांत्रिकी जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग के लिए जो अपना एक AICTE बोर्ड काम करता है, NCTE टीचर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। इन तीनों को ही इसमें डाल दिया जाएगा। सबसे पहले हम UGC की बात यहाँ कर रहे हैं, तो UGC की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या चुनौतियाँ आ रही थी, उन चुनौतियों को कैसे HECI खत्म कर देगा, ये प्रपोज किया गया था। सबसे पहले शक्ति का मिश्रण। UGC के पास अनुदान देने और विनिमयन और दोनों की शक्तियां थीं, जिससे इसका टकराव होता था और कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और अब यहां पर क्या होगा, इसमें
अत्यधिक विनियमन मतलब संस्थानों पर अनावश्यक नियमों का बोझ पड़ता था कि ये भी नियम हो गया, ये भी नियम हो गया, क्योंकि होता क्या कि बहुत सारे नियम समय समय पर बनते रहते हैं और संस्थान थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं करना क्या है आखिर। ठीक है, अब धीमी गति मतलब नई शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया देने में थोड़ी सी सुस्ती देखी जा रही थी, इसलिए HECI की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। HECI की जो प्रस्तावित संरचना है वो क्या है, प्रपोज्ड, उन्होंने क्या किया, HECI संरचना को 4 अलग अलग स्वतंत्र संस्थाओं में विभाजित करने का प्रस्ताव है। यह विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड संरचना सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक निकाय सभी कार्य ना करे, जिससे दक्षता और पारदर्शिता का बढ़ावा दिया जा सके। जैसे जब हमारे घर में शादी का कोई प्रोग्राम होता है और बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं सिर्फ सारे काम वही कर रहे होते हैं तो झुंझला उठते हैं वो, है ना। जैसे आपको भी अगर कोई काम दे दिया जाता है कि आपको ये भी करना है, आप वो काम करने चले गए, फिर फ़ोन आ गया घर से, बेटा वहाँ से ये भी कर लाना, फिर कह दिया एक किसी दूसरे का फ़ोन आ गया, बेटा ये भी करके ले आना वहाँ से, तो आप झुंझला जाते हो कि मैं एक काम करने गया हूँ, वो काम मुझे अच्छे से करने दो, जब मैं वो काम अच्छे से कर लूँगा तो दूसरा काम दोगे वो भी अच्छे से कर लूँगा। लेकिन यूजीसी के ऊपर क्या समस्या थी कि बहुत सारे काम इसके ऊपर सौंप दिए गए थे, या ऐसी जो संस्थाएं यूजीसी जैसी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर बहुत सारे काम सौंप दिए गए थे। अब यहाँ पर HECI में क्या हो गया, HECI पूरी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको अपने अपने अंदर समाहित कर लेगा, और इसके बाद जो प्रस्तावित संरचना थी इसमें 4 प्रकार के, इसमें जो है एक तरीके से इसके जो है भागों में इसको डिवाइड किया जाएगा। पहला है NHERC। NHERC का मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, और आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म याद रखेंगे इन चारों के ही। अभी मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, जो लोकसभा में बिल पेश किया गया उसमें कितनी चीज़ों को इंक्लूड किया गया उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। जो NHERC है उसके क्या काम है, क्या इसके जो है फंक्शंस रहने वाले हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान करना, शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना और उनकी निगरानी करना, ये NHERC का काम होगा। साथ ही साथ ये जो है HECI का मुख्य नियामक हथियार होगा, या उसका हाथ होगा। मुख्य तौर पे NHERC उसके लिए मुख्य होगा। अब नेक्स्ट की बात आती है, वो है आपका NAAC, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको इसका जो फुल फॉर्म है वर्तमान समय में जो चल रहा है, इसका जो फंक्शन क्या होगा, राष्ट्र जो संस्थानों के प्रदर्शन, उसके मूल्यांकन और उसके प्रत्यायन इसका काम होगा। और वर्तमान में से हम जो है NAAC के नाम से इसको जानते हैं। और आपने देखा होगा कई बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने जो है फ्रंट पेज पर या उसके बोर्ड पर लिखते हैं कि A++ या A+ या B++ या B+, इस तरीके से ग्रेडिंग जो दी जाती है संस्थानों की, जो उनके मानक बनाए गए हैं NAAC के द्वारा, वो मानकों के अनुसार इनको ग्रेडिंग मिलती है। और ये NAAC है क्या, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने जो है पहले से बना दिया है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके, और जो प्लेलिस्ट पे आप देखोगे वनडे एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी, वहाँ पर मैंने NAAC को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। और किसी भी टॉपिक पर जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसका आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो जरूर बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, ऐसी ही सीरीज़ मैं समय समय पे लाता रहूँगा, और जो भी आपको वीडियो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, डिटेल वीडियो चाहिए है, वो आप उसको हमें कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित तौर पर उसका वीडियो बनाऊँगा। और इसका जो PDF है वो आप हमारे एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। NAAC के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि NAAC जो है वो राष्ट्रीय मूल्यांकन या प्रत्यायन परिषद जिसे कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा नाम में परिवर्तन यहां पर हो जाएगा, NAC सिर्फ हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद हो जाएगा, लेकिन एक मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी के रूप में ये कार्य करेगा। मतलब ये उसके लिए जो HECI है वो मुख्य तौर पे NHERC के साथ काम करेगा, और ये जो है उसके एक सहयोगी के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा अनुदान परिषद है HEGC, इसका क्या फंक्शन होगा,
संस्थानों को अनुदान देना, इसका वित्त पोषण प्रदान, उसे फंडिंग देना, ग्रांट के साथ साथ उसको फंडिंग ग्रांट और फंडिंग देने का काम जो होगा वो होगा HEGC का, मतलब उच्च शिक्षा अनुदान परिषद का। अभी सिर्फ UGC के हाथ में सारी चीजें थी, ठीक है। इसके बाद यह UGC की अनुदान संबंधी भूमिका को संभालेगा, लेकिन नियामक भूमिका से अलग रहेगा, ठीक है। नियामक भूमिका से अलग रहेगा, UGC के जितने भी रोल रहेंगे वो HEGC के पास चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सामान्य शिक्षा परिषद। इसका क्या फंक्शन होगा? सीखने के परिणामों का निर्धारण करना, एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कहते हैं, उसको बनाएगा ये, और व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को एकीकृत करना, ये इसका काम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HECI के प्रमुख कार्य क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करना HECI का प्रमुख कार्य हो जाएगा। न्यूनतम शिक्षण शोध मानकों को निर्धारित करना HECI का प्रमुख कार्य होगा। संस्थानों को सशक्त बनाना, मतलब संस्थानों को अपनी एकेडमिक स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, क्योंकि हमें वर्तमान समय में जो NEP 2020 है वो क्या कहती है कि अगर बच्चा किसी ग्रेजुएशन के कोर्स में 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेता है और वो सिर्फ 1 साल पढ़ता है और छोड़ देता है, तो उसको हम क्या देंगे? पहले क्या होता था कि अगर उसने 3 साल पूरा कोर्स किया तभी उसको डिग्री दी जाएगी। अगर उसने 2 साल करने के बाद भी छोड़ दिया, 3 साल पूरा पढ़ने के बाद एग्जाम नहीं दिए 3rd ईयर के, तो उसकी डिग्री बेकार थी। लेकिन अब क्या हो गया? अगर उसने 1 साल का कोर्स किया है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल के कोर्स पर सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के कोर्स पर उसको डिप्लोमा दे देंगे, और 3 या 4 साल का कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया है तो उसको हम जो है डिग्री दे देंगे। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है तो साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स में लिया तो आर्ट्स के सारे पढ़ेगा, कॉमर्स का लिया तो कॉमर्स के सारे पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई, मल्टी डिसिप्लिनरी की व्यवस्था कर दी गई है। बच्चा साइंस वाला तो आर्ट्स की भी सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स वाला साइंस की भी ले सकता है, कॉमर्स की भी ले सकता है, तो सब कुछ उसके पास अब सारी चीज़ें आ गई हैं, और क्रेडिट सिस्टम को हस्तांतरित कर सकता है। ABC जैसे कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। पारदर्शिता, जिसे लागू कर दिया गया वर्तमान समय में, सभी संस्थानों के लिए जानकारी और सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करना, जुर्माना लगाना, मतलब गैर अनुपालन करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की अनुमति वापस लेना। मतलब किसी संस्थान को अनुमति दे दी गई है और वो मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनकी मान्यता को वापस लेना। ये किसका काम होगा? HECI का काम अब होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। HECI का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? विसंलयन, यह नियामक अनुदान वितरण कार्यों को अलग करता है, जिससे विनियमन और उद्देश्यपूर्ण और केंद्रित होता है, ठीक है। इसको सरल निकास की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। यह संस्थानों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को सरल करता है। गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास अलग अलग तरीके की संस्थाएं होंगी, अलग अलग तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, और उसको देखने वाला एक ऊपर से अलग होगा, तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होंगी। ये HECI के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है। गुणवत्ता पर ध्यान दे सकेंगे, उसके शोध पर ध्यान दे सकेंगे, और जो नवाचार है, इनोवेशन है, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहती है कि हमें सिर्फ ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए जो सिर्फ रटने पर बल दे, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए जिससे भी हम नवाचार को बढ़ावा दे सकें, बच्चा कुछ नया करके सीख सके। लर्निंग बाई डूइंग के द्वारा, लर्निंग बाई एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चा सीख सके, ना कि लर्निंग जो मेथड हो उसका ऐसा हो कि टीचर उसको पढ़ा रहा है वो रटे जा रहा है। रटने की जो एजुकेशन सिस्टम उसको ख़त्म करना। अंतर्राष्ट्रीयकरण, मतलब हम भारतीय संस्थानों को वैश्विक मानकों के रूप बना सकेंगे और बाहर भी इनको प्रतिस्थापित कर सकेंगे। ये HECI का महत्व है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको समझने के लिए जो मैंने वहाँ आपको बताई वही सेम चीज़ इस मानकों में यहाँ पर NHERC का जो रोल है वो क्या रहेगा? UGC का नियामक हिस्सा बन जाएगा। NAC जो है, जो कि वर्तमान समय में NAC का काम है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा।
और इसके बाद जो HEGC है वो UGC का जो अनुदान वाला हिस्सा है वो इसको कवर करेगा, और GEC का मतलब हो जाएगा जो शैक्षणिक मानक हैं उनको कंट्रोल करेगा और जो शिक्षा के लिए नई संस्थाओं को आगे बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा HECI है इसमें मुख्य तौर पे 3 संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें UGC हो जाएगा, पहला आपका AICT जो मैंने आपको अभी बताया था, और साथ ही साथ आपका NCTE। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं। सिर्फ मेडिकल और लॉ को छोड़ के सारी संस्थाओं को HECI के अंतर्गत रख दिया जाएगा। मेडिकल की जो संस्था है उनको अलग कर दिया गया है। मेडिकल के लिए जो पहले से संस्था जो व्यवस्था है वही चलेगी, और जो लॉ के लिए है, जैसे कानूनी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनके लिए वो संस्था इसमें सम्मिलित इसको नहीं किया गया। बार काउंसिल जिसे कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग 12 संस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य तौर पे 3 संस्थाओं को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और इसका जो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, और यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां संस्थान अनावश्यक नौकरशाही से मुक्त हो और गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान दिया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, विकसित भारत शिक्षा जो अधिष्ठान बिल है उसमें एक बात में थोड़ा सा संशोधन यहाँ पर किया गया है कि विकसित भारत 3 प्रकार की इंडिपेंडेंट काउंसिल को बताता, जो कि मैंने यहाँ पर 4 बताई हैं। ये मैंने आपको 4 बताई हैं। ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग हैं। जो 4 मैंने आपको यहाँ पर ये बताए हैं, NHERC, NAC, आपका HEGC हो गया, GEC हो गया, ये कहते हैं कि विकसित भारत 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स होंगी। पहला होगा विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, जिसे स्टैंडर्ड काउंसिल कहा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा अलाइन एंड स्पेसिफिक्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर HEICs, मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाइन करेगा और मिनिमम स्टैंडर्ड को तैयार करेगा। दूसरा होगा विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, जिसे रेगुलेटरी काउंसिल कहा जाएगा। इसका होगा रेगुलेट HECs, मतलब HEICs जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी, कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल इंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा है विकसित भारत शिक्षा और गुणवत्ता परिषद, जिसे एक्रेडिटेशन काउंसिल कहते हैं, जो कि आपका NAC के अंतर्गत आ जाएगा, और ये इसमें कवर किए गए। आशा है कि आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो HECI के बारे में आपको बताया है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित रहा होगा। अगर उपयोगी साबित रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए समय समय पे लाते रहते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।